नमस्कार प्रिय बच्चों। बेटा अभी तक हम लोग आपके गद्य और पद्य के पाठ पढ़ रहे थे। आज हम व्याकरण भाग की ओर उन्मुख हो रहे हैं। व्याकरण में 10वीं कक्षा में आपका प्रथम अध्याय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। कहना न होगा यह विषय ऐसा नहीं है कि जिससे आप लोग अनभिज्ञ हों। वाक्य से हम सभी परिचित हैं और कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के पश्चात जिसके माध्यम से हम भाषा को व्यक्त करते हैं वाक्य ही होती है। तो आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को समझेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जान लें। देखिए, एक सटीक परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। शब्द पे ध्यान देंगे हम। सार्थक मतलब शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। मतलब ये जो सार्थक शब्द हैं इनके सार्थक और व्यवस्थित मेल से ही वाक्य बनते हैं। तो वाक्य रचना के लिए आवश्यक है शब्दों का सार्थक मेल। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं, देखिए, मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह, मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। दो चीज़ें देखी हमने, एक तो समूह कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित, और फिर पूर्ण आशय प्रकट करने वाला। कुल मिला के शब्दों का या कहें कि सार्थक शब्दों का वह मेल जो व्यवस्थित हो, वक्ता के कथन को संपूर्णता के साथ श्रोता तक पहुंचा सके, हम उसे वाक्य कहेंगे। अब देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के अंग में हम दो अंग देखते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य सबसे पहले देखेंगे हम। उद्देश्य उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है। ये देखिए, उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। बेटा हमने कहा उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, मतलब जिसके विषय में हम कोई बात कहते हैं वह उद्देश्य होता है। वह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, हाँ, या कोई जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जिसके विषय में बात की जाती है वही उद्देश्य होता है। यहाँ एक और बात मैं कह देना चाहूँ, जिसके विषय में बात की जाती है वह अगर अप्रत्यक्ष है तो हम उसे उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। तो जिसके विषय में बात की जाती है वह और उसका विस्तार सब उद्देश्य की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए इन वाक्यों में राम, राजू, किसान, जवान, इनके बारे में बात की जा रही है। तो ये सब क्या हुए, उद्देश्य। ये सब हमारे को यहाँ कहना होगा, ये सब उद्देश्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई उद्देश्य ये है तो विधेय क्या है। देखिए वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य वह जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, और उसके विषय में जो भी कुछ कहा जा रहा है वह सब विधेय की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से बात को स्पष्ट करेंगे। देखिए, करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई है। 4 वाक्य हमने देखे। इनमें करण, चित्रकार, चित्रा और मंजरी, इनके बारे में बात की जा रही है। ये सब उद्देश्य हो गए। अब इनके बारे में जो बात की जा रही है बेटा, वो सब कुछ विधेय की श्रेणी में आएगा। तो क्या क्या बात की जा रही है, देखिए, खेल रहा है मतलब करण खेल रहा है, फिर चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है,
मंजरी बस से शहर गई है। तो वाक्य में जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वह सब कुछ विधेय और विधेय का विस्तार कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य के दो भाग हो गए, या कहें कि आपको दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। जब हम उद्देश्य और विधेय को ठीक से समझ लेते हैं तो वाक्य रचना को समझने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। आगे का अध्याय हम इसके पश्चात देखेंगे, रचना के वाक्य भेद। धन्यवाद।